मूवी की शुरुआत में हमें चार्ली हेलर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA में क्रिप्टोग्राफर है। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टोग्राफर उन्हें कहते हैं जो कि हिडन मैसेजेस को रीड कर सकते हैं या फिर दूसरों को भेज सकते हैं। चार्ली अपनी वाइफ सारा के साथ एक हैप्पीली लाइफ जी रहा है और आज वो सारा के लिए एक पुराने प्लेन को तैयार कर रहा है क्योंकि वो इस प्लेन को सारा को गिफ्ट करना चाहता है। अब सारा भी एक बिजनेस वूमेन है, इसलिए वो बिजनेस के काम से बाहर जाती रहती है। आज भी सारा को एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना पड़ता है, जिस वजह से चार्ली थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि चार्ली सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए सारा से दूर रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकता है, ना चाहते हुए भी वो सारा को भेज देता है। अब अगले दिन चार्ली जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसी के साथ काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम बेयर होता है, वो चार्ली से कहता है कि कल से मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्या तुम मेरे कंप्यूटर को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो। चार्ली भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि चार्ली अपने काम में बहुत ज्यादा जीनियस है। अब चार्ली कंप्यूटर को चेक करने लगता है, उसके सिस्टम को ठीक करने के बाद वो वापस अपने सिस्टम पर आ जाता है। तभी उसे एक ऐसा सोर्स मिलता है जो हमेशा उसे इंफॉर्मेशन देता रहता है जिसके बारे में चार्ली कुछ नहीं जानता। चार्ली को बस उसका नाम पता है जो कि एनोक्लाइन है और चार्ली को ये कोई फर्जी जैसा लगता है, इसलिए चार्ली कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अब एनोक्लाइन चार्ली को एक गवर्नमेंट की कुछ हिडन फाइल्स भेजती है। चार्ली जैसे ही उन फाइल्स को रीड करता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ फ्रेंडली कंपनी के ऊपर ही ड्रोन अटैक का प्लान होता है, यानी कि उन अटैक्स के पीछे किसी की सोची समझी साजिश होती है। लेकिन फिर भी चार्ली इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें ड्रोन अटैक्स की खबरें दिखाई जा रही थी, जिन्हें देखकर चार्ली पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि अभी एनोक्लाइन ने जिस ड्रोन अटैक का जिक्र किया था उस अटैक को अंजाम दिया जा चुका था। अब ये सब देखकर चार्ली का दिमाग घूम जाता है, इसलिए वो फिर से एनोक्लाइन की रिपोर्ट को चेक करने लगता है। चार्ली को उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस पूरे अटैक के पीछे उसी के डिप्टी डायरेक्टर जो कि उसका बॉस भी है उसका हाथ है। लेकिन चार्ली वो सब पढ़ने के बाद भी इस इंफॉर्मेशन को काफी लाइटली लेता है क्योंकि उसे लगता है कि CIA का एजेंट ऐसा काम नहीं कर सकता, वो देश को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए अभी भी उसे ये सब फ्रॉड लग रहा था। तभी उसके पास सारा की कॉल आती है। सारा उसे बताती है कि वो सेफली पेरिस पहुंच चुकी है। अब क्योंकि चार्ली पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ से ज्यादा बात नहीं कर पाता। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है और काम खत्म करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। अब रात के समय वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। चार्ली थोड़ा परेशान हो जाता है लेकिन वो सोचता है कि शायद सारा थक गई होगी। अब अगले दिन चार्ली जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके पास आता है और चार्ली को CIA की डायरेक्टर समांथा के पास लेकर जाता है जो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। समांथा आगे बताती है कि एक अटैक में उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि सिर्फ सारा ही थी जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। अब समांथा उसे हादसे की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर चार्ली बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन चार्ली इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता। वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता है जिन्होंने ये टेरर अटैक किया था। अब वो टेरर अटैक की वीडियो के जरिए उन चारों अटैकर्स का पता लगाने लगता है जिन्होंने सारा को मारा था। चार्ली उन अटैकर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर वो अपने बॉस और CIA के सुपरवाइजर से मिलता है और उन चारों के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। लेकिन उन दोनों को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जिसे चार्ली ऑब्जर्व कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये लोग इन अटैकर्स को पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। अब क्योंकि चार्ली एक शार्प माइंडेड इंसान है जो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से ही उनके मन की बात जान जाता है। चार्ली जब उनसे सवाल पूछता है कि जब हमारे पास इन अटैकर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे। इस पर सुपरवाइजर कहता है कि हम 4 लोगों को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं, हमारा गोल बहुत बड़ा है। इसके बाद उसका बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए और तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके क्योंकि शायद तुम अपनी वाइफ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आए हो। अब चार्ली उनसे आर्ग्यू किए बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ की मृत्यु से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और उसके माइंड में बस उन लोगों को सजा दिलवाने की प्लानिंग चलती रहती है। साइकाइट्रिस्ट उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए किसी अलग प्लेस पर जाना चाहिए
जिससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो सके। अब चार्ली वहाँ से आ जाता है। इसके बाद वो उस हादसे की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, जिसमें वो अटैकर्स किसी बड़े हथियार की डील कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने वहाँ मौजूद लोगों को हॉस्टेजेस बनाया, लेकिन सारा उन लोगों के आगे नहीं झुकी थी। वो बाकी लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि हमें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, और इसी के चलते उन लोगों ने जानबूझकर सारा को अपना टारगेट बनाया और उसे मौत के हवाले कर दिया। अब सारी सीसीटीवी फुटेज और न्यूज देखने के बाद उसने फैसला किया कि वो खुद इस केस को फाइनल करेगा और अपनी वाइफ के कातिलों को जान से मारेगा। अब अगले दिन वो फिर से ऑफिस में आ जाता है। साथ ही वो अपने साथ उस फाइल को लेकर आता है जो एनु क्लाइन ने मूवी की स्टार्टिंग में चार्ली को भेजी थी। इसके बाद वो अपने बॉस और सीआईए के सुपरवाइजर के खिलाफ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे उन दोनों को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने गलत काम करते हो, और अगर ये पेपर्स दुनिया के सामने आ गए तो तुम दोनों की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो चार्ली से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर चार्ली कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे ट्रेन करो, मुझे लड़ना सिखाओ, क्योंकि मैं खुद अपनी बीवी के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ। साथ ही मेरा एक नकली पासपोर्ट भी बनवाओ। चार्ली आगे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो इस फाइल की कॉपी ऑटोमेटिकली मीडिया के पास चली जाएगी, क्योंकि अगर हर 5 घंटे में मैंने सिस्टम को लॉगिन नहीं किया तो सारी फाइल मीडिया के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब चार्ली की बातें सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और उन्हें यकीन भी होता है कि चार्ली ऐसा कर भी सकता है, इसलिए वो दोनों चार्ली की बात मान लेते हैं और चार्ली को जॉय नाम के एक ट्रेनर ऑफिसर के पास भेजा जाता है। वो चार्ली को गन चलाना सिखाता है, लेकिन चार्ली गन चलाने के मामले में काफी ज्यादा वीक होता है। जॉय उससे कहता है कि तुम किसी को गोली नहीं मार सकते, तुम अंदर से काफी कमजोर हो। नेक्स्ट ट्रेनिंग में चार्ली को बॉम्ब बनाना सिखाया जाता है, जिसमें वो एक्सपर्ट निकलता है। अब चार्ली का पासपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम चार्ली के बॉस और उसके सुपरवाइजर को देखते हैं, जो चार्ली के कैबिन में और उसके घर पर भी तलाशी करवाते हैं ताकि वो लोग उस दूसरी फाइल को भी ढूंढ सके, लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि चार्ली के घर के पास जो बार है, चार्ली अक्सर वहाँ पर जाया करता था। वहाँ एक खास तरह का बॉक्स होता है जिसे जग बॉक्स कहा जाता है। सीसीटीवी फुटेज में चार्ली बार बार उस बॉक्स को देखता रहता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि चार्ली ने वो सबूत वहीं पर छिपाए होंगे। इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक सीढ़ी मिलती है। सीढ़ी देखकर उन्हें लगता है कि शायद चार्ली ने इसी सीढ़ी में फाइल को छिपाया होगा। अब वो लोग सीढ़ी लेकर ऑफिस में आ जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन वो सीढ़ी खाली होती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि चार्ली ने इन दोनों से झूठ कहा था कि उसके पास इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है। अब वो लोग जॉय को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि वो चार्ली को खत्म कर दे, लेकिन इससे पहले कि जॉय चार्ली को अपना शिकार बना पाता, चार्ली को इस बातचीत के बारे में सब पता चल जाता है, क्योंकि चार्ली ने जॉय के मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम लगा रखा था जिससे जॉय की सारी बातें चार्ली को पता चल जाती थी। इसलिए जानकारी मिलने के बाद चार्ली यहाँ से भाग जाता है और सीधा पेरिस के लिए रवाना हो जाता है, जिस वजह से जॉय चार्ली को मार पाने में नाकामयाब हो जाता है। पेरिस आने के बाद चार्ली उन चारों अटैकर्स में से सबसे पहले ग्रे चेन नाम की लड़की को अपना निशाना बनाता है। चार्ली उस पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे ग्रे के घर का पता भी चल जाता है। अब चार्ली चोरी छिपे उसके घर में घुस जाता है। इसके बाद वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी ढूंढ पाता, ग्रे वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद चार्ली गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन नहीं चला पाता क्योंकि उसे गन चलाने से डर लगता है। अब वो अपने प्लान बी पर वर्क करता है, क्योंकि चार्ली को पता चलता है कि ग्रे को अस्थमा है, साथ ही उसे एलर्जी भी है, और वो किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाती है। अब चार्ली भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डॉक्टर का गेटअप लेकर ग्रे का इलाज करने लगता है। इसके बाद वो ग्रे को एक चैम्बर में बंद कर देता है और फ्लावर से बने पाउडर को उस चैम्बर में डाल देता है, जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। अब इससे पहले ग्रे दम घुटने की वजह से मर पाती, चार्ली उसे बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे अभी भी उस पूरे हादसे की जानकारी चाहिए थी, साथ ही उन अटैकर्स के बारे में भी जानकारी चाहिए थी। इसलिए वो ग्रे से पूछताछ करने लगता है, लेकिन ग्रे बड़ी ही चालाकी से चार्ली को चकमा देकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब ग्रे अस्थमा प्रॉब्लम की वजह से इतनी ज्यादा पैनिक होती है कि वो रोड पर बिना सोचे समझे भागने लगती है। तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ जाती है और उसे जोर से हिट कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही ग्रे
की मौत हो जाती है। अब चार्ली भी उसके पीछे आ जाता है, जहाँ वो ग्रे को मरा हुआ देखता है। तभी उसे ग्रे के पास उसका मोबाइल दिखता है और चार्ली उस मोबाइल को उठाकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब रात के समय चार्ली एक बार में बैठा होता है, तभी उसे जॉय भी बैठा हुआ दिखाई देता है। जॉय को देखकर चार्ली समझ जाता है कि वो यहाँ उसे मारने के मकसद से आया है। अब चार्ली उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बार के बाथरूम में एक छोटा सा एक्सप्लोजन करके वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद चार्ली एनुक्लाइन से कांटेक्ट करके उससे हेल्प मांगता है और एनुक्लाइन भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। एनुक्लाइन चार्ली से कहती है कि तुम्हें इस्तांबुल आना होगा। चार्ली उसकी बात मानकर इस्तांबुल के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद वो एनुक्लाइन से मुलाकात करता है। एनुक्लाइन चार्ली को एक सीक्रेट और सेफ हाउस जैसा ठिकाना देती है, जहाँ पर चार्ली आराम से रह सकता है। अब एनुक्लाइन चार्ली को बताती है कि मेरे हस्बैंड केजीबी में एक ऑफिसर हुआ करते थे और उनकी पहचान एक मर्डर के तौर पर होती थी और इसी के चलते उनकी जान चली गई थी। वो आगे कहती है कि मेरे पति की मौत के बाद मैंने उनके मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला किया और तब से ही मैं गलत लोगों के खिलाफ खुफिया जासूसी करती हूँ और उनकी इंफॉर्मेशन ईमानदार ऑफिसर्स को भेजती हूँ। अब चार्ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बाकी अटैकर्स के बारे में कोई जानकारी मिली है। इस पर एनुक्लाइन कहती है कि मैं काफी समय से उनकी लोकेशन का पता करने की कोशिश कर रही हूँ और जल्द ही हम उनके लोकेशन का पता लगा लेंगे। अब अगले सीन में हम समांथा को देखते हैं, जिसे एलेक्स यानी कि चार्ली के बॉस पर शक हो जाता है कि ये जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। इसलिए जब समांथा एलेक्स से इस बारे में पूछताछ करती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और समांथा का ध्यान डाइवर्ट कर देता है। अब ये सब देखकर समांथा समझ जाती है कि चार्ली को जॉय के साथ भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है, जिसने पहले चार्ली को ट्रेन करने की जिम्मेदारी जॉय को सौंपी और अब ये जॉय के हाथों चार्ली को मरवाना चाहता है। अब अगले सीन में हम फिर से चार्ली को देखते हैं, जिसे दूसरे अटैकर की लोकेशन का पता चल जाता है। इसलिए वो उसकी तलाश में एक लग्जरी होटल में पहुंच जाता है, क्योंकि चार्ली को पता चलता है कि मिस्का यानी कि अटैकर नंबर 2 अक्सर इस होटल के रूफटॉप स्विमिंग पूल में अकेले टाइम स्पेंड करने आता है और ये पूल पूरी तरह से ग्लास से बनाया गया था। अब सब कुछ जानने के बाद चार्ली एनुक्लाइन से कहता है कि मिस्का को मारना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें बस उस पूल के ग्लास को चकनाचूर करना होगा और जैसे ही ग्लास टूटा वो सीधा नीचे आ जाएगा। चार्ली आगे कहता है कि हमें ग्लास तोड़ने के लिए एक डिवाइस बनाना होगा। अब चार्ली उस डिवाइस को बनाने के बाद सीधा मिस्का के पास आ जाता है। वहीं एनुक्लाइन उसे पल पल की खबरें देती रहती है। अब चार्ली मिस्का से उस हादसे की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है जिसमें उसकी बीवी की मौत हो गई थी, लेकिन मिस्का बहुत ही चालाक होता है। वो चार्ली को कुछ नहीं बताता। ये देखकर चार्ली का दिमाग घूम जाता है और वो स्विमिंग पूल में लगे ग्लास को चकनाचूर कर देता है और मिस्का को मौत के हवाले कर देता है। वहीं एनुक्लाइन चार्ली को बताती है कि जॉय अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो तुम पर नजर बनाए हुए है, इसलिए तुम्हें इस जगह को इसी वक्त छोड़ना होगा। अब चार्ली वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी जॉय उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो चार्ली को मार पाता तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है, जो कि समांथा ने चार्ली की मदद करने के लिए और उसे बचाने के लिए भेजा था। अब वो आदमी जॉय के साथ लड़ने लगता है और दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली उस आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एनुक्लाइन उसे जल्दी से वहाँ से निकलने का इंस्ट्रक्शन दे देती है, जिस वजह से चार्ली वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुपरवाइजर को पता चल जाता है कि कोई चार्ली की मदद कर रहा है। वो सीक्रेट सोर्सेज से जान जाता है कि एनुक्लाइन चार्ली का साथ दे रही है, इसलिए वो लोग एनुक्लाइन की लोकेशन को डिटेक्ट करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एनुक्लाइन फिलहाल इस्तांबुल में है। अब सारी जानकारी जुटाने के बाद सुपरवाइजर अपनी एक टीम को इस्तांबुल की तरफ रवाना कर देता है और एनुक्लाइन और चार्ली को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब सुपरवाइजर की टीम एनुक्लाइन के सेफ हाउस तक आ जाती है। इससे पहले कि सुपरवाइजर के आदमी चार्ली और एनुक्लाइन को पकड़ पाते, इन दोनों को पहले ही उनके आने की भनक लग जाती है, इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सुपरवाइजर के आदमी उन दोनों को देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एनुक्लाइन को गोली लग जाती है। ये देखकर चार्ली एनुक्लाइन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एनुक्लाइन अपनी जान गंवा चुकी होती है। अब एनुक्लाइन की मौत से चार्ली बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि एनुक्लाइन ने बिना किसी लालच के उसका बहुत साथ दिया था। अब चार्ली के मन में उन लोगों के खिलाफ दुश्मनी की आग और ज्यादा बढ़ जाती है। अब चार्ली सबसे पहले अपने बॉस को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है और इसके लिए वो एलिस को हथियार की एक फेक डील में फंसाने के लिए उसे मैसेज करता है
जल्दी एलिस भी उसके चाल में फंस जाता है। अब चार्ली को पता चलता है कि एलिस इस वक्त रोमानिया में है, इसलिए वो भी अपनी प्लानिंग के मुताबिक रोमानिया पहुंच जाता है। इसके बाद वो एलिस के साथ मिसाइल की डील को लॉक करने के लिए उसे एक वेयर हाउस में बुलाता है, लेकिन जब एलिस ट्रक्स को खोलकर देखता है तो उसे मिसाइल की जगह वहाँ पर बॉम्ब्स मिलते हैं। ये देखकर एलिस को चार्ली पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन चार्ली एलिस से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर एलिस काफी ज्यादा डर जाता है और चार्ली एलिस से उसके बॉस के बारे में पूछता है। पहले तो एलिस बताने से मना करता है, लेकिन मरने के डर से वो चार्ली को अपने बॉस के बारे में सारी जानकारी दे देता है। एलिस बताता है कि उसका बॉस सीलर है जो दुनिया के अलग अलग शहरों में इलीगल काम करता है, लेकिन वो जमीन पर नहीं रहता बल्कि वो अपने प्राइवेट शिप में रहता है। अब सीलर के बारे में सब कुछ जानने के बाद चार्ली यहाँ से चला जाता है, जबकि एलिस चार्ली के बिछाए जाल में फंसा रहता है। एलिस जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और एलिस का गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुपरवाइजर सीआई के ऑफिसर को बताता है कि चार्ली ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो लोग चार्ली को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं चार्ली उस पोर्ट पर आ जाता है जहाँ अक्सर सीलर का शिप रुकता है। अब वो सीलर के आदमियों पर नजर रखने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात बेयर से होती है। वो दोनों काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। बेयर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वो वापस अपने काम में लग जाता है। अभी चार्ली सीलर के शिप और उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख ही रहा होता है, तभी कोई अननोन पर्सन आकर उसे सीलर के पास लेकर जाता है और यहाँ पर पहली बार चार्ली सारा के मेन किलर यानी कि सीलर को देखता है। सीलर चार्ली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने एलेक्स के साथ कौन सी डील की थी। ये सुनकर चार्ली एकदम शांत रहता है। सीलर आगे कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें गन चलाने में दिक्कत होती है, तुम्हें गन चलाने से डर लगता है। अब चार्ली तब भी उससे कुछ नहीं कह पाता। तभी वो चार्ली के हाथ में गन थमा देता है और उससे कहता है कि तुम एक कायर हो और कभी भी गन नहीं चला सकते। इस पर भी चार्ली से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही होता है। तभी सीलर देखता है कि उनकी शिप दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। शिप का कैप्टन इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी चार्ली ने बताता है कि इस शिप को मैंने हैक कर लिया है और अब ये शिप वहीं जाएगी जहां मैं इसे लेकर जाऊंगा। चार्ली आगे कहता है कि अब तुम लोगों का गेम खत्म हो चुका है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर शिप पर आ जाते हैं और सीलर के आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल चार्ली ने पहले ही पुलिस को सीलर, एलेक्स और सुपरवाइजर के सारे काले चिट्ठों के बारे में जानकारी दे दी थी, जिस वजह से पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। और इनके अरेस्ट होने के बाद फाइनली चार्ली ने सारा के सभी दुश्मनों को पुलिस के हवाले करके अपने मिशन को पूरा कर दिया था। अब अगले सीन में चार्ली जॉय के पास जाता है क्योंकि जॉय को भी अब सुपरवाइजर और एलेक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इसलिए वो अब चार्ली के साथ दोस्ती कर लेता है। अब इस मूवी के लास्ट सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो प्लेन उड़ाते हुए काफी खुश होता है और ये वही प्लेन है जिसे वो अपनी वाइफ सारा को गिफ्ट करने वाला था। अब चार्ली काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।